मैं हूं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्वामी न्यूज के लंच टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की अभी तक की खास और अहम खबरें। रोडवेज बस स्टैंड के सामने रेस्टोरेंट पर एक शातिर चोर द्वारा गले से नकदी निकाल ली गई। वारदात की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्वामी न्यूज के द्वारा इस खबर को लाइव के माध्यम से दिखाया गया। शातिर चोर ने जिस तरीके से लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये इनके गले से जो निकाले हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वो यहाँ किसी काम से जो है आया था। ये इनका बालाजी भोजनालय वालों का काउंटर है। यहाँ पर ये लोग बैठते हैं। गल्ला इनका यहीं पर रहता है। देखिए कैमरे जो है सीसीटीवी कैमरे इनके यहाँ पर लगे हुए हैं। चोर को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाएगा और वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ और उसकी जो करतूत है वो बिल्कुल सामने आ गई। ये इनका बालाजी भोजनालय है। यहाँ पर रोडवेज बस स्टैंड के सामने, बिल्कुल रोडवेज बस स्टैंड जो है अजमेर का, उसके बिल्कुल सामने इनका बालाजी भोजनालय। एक बार हम आपको दिखाते हैं वो वीडियो जो चोर चोरी कर रहा है। लगभग 6 से 7 सेकंड का वो वीडियो है और 6 से 7 सेकंड के अंदर कि किस तरीके से जो है चोरों ने चोरी करी थी। ये गल्ला यहाँ पर था और ये चाबी लगी हुई थी। उसने इस गले में से पैसे निकाले और फ़रार हो गया। एक बार हम आपको वो दृश्य दिखाते हैं, वो वीडियो। भैया वीडियो बताइएगा वाला। हाँ देखिए यह है वो वीडियो है। देखिए इसमें अभी ये देखिए गमछा बांधे, नारंगी रंग का गमछा इसने बांधा हुआ है। ये देखिए गल्ला इसने खोला, इसमें से ये पैसे निकाले और चलता बना। देखिए कितनी जल्दी में इसने ये सब कुछ किया है। एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं यही तस्वीरें। देखिए ये बात करते हुए फ़ोन पर जा रहे हैं। कितने में ये शातिर चोर यहाँ से आता है। ये देखिए गल्ला खोलता है और पैसे, ये देखिए पैसे निकाले। ये देखिए पैसे इसने निकाले हैं और लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये की नकदी इसने निकाली है और लेकर फ़रार हो गया, चलता बना। किस शातिर अंदाज में ये आया और इसने तुरंत प्रभाव से, ये देखिए ये एक बार इस चोर की हम आपको तस्वीर बता देते हैं। ये इनकी सीढ़ियों पर ही बैठा है। भगवा रंग का इसने गमछा पहना हुआ है, नीले रंग की टी शर्ट में है ये देखिए शातिर चोर। स्थानीय पुलिस थाने में इन्होंने शिकायत दे दी है इसकी। देखिए काफ़ी देर तक ये रैकी कर रहा था यहाँ पे बैठकर। बस स्टैंड के सामने ही है बालाजी भोजनालय। हाँ सर वो 5-7 दिन से रोज डेली कभी चूरमा, कभी बाटी, कभी क्या लेने आ रहा था। हाँ और रोज़ शाम के टाइम में आता था पे करवाने करीब और आके ऑर्डर देके बाहर सीढ़ियाँ हैं वहाँ बैठ जाता था क्या। और 9 तारीख को भी वो 8:30 के समथिंग आया था। जैसे ही ऑर्डर दिया उसने क्या, तो मेरा बच्चा और मैं दोनों काउंटर पे खड़े थे। बच्चे को उसने ऑर्डर दिया, बच्चा अंदर पेक करवाने चला गया था क्या, और मैं काउंटर पे खड़ा था। मैं जस्ट कुछ काम के लिए इधर गया था, किसी ग्राहक ने मुझे आवाज़ लगा ली थी क्या। वो जस्ट मैं गया और मुझे 2 या 3 सेकंड भी नहीं हुए थे और वो पीछे से पैसे लेके गायब हो गया 3 से 4 सेकंड में। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरा गल्ला चोरी हो गया था। हाँ। हमने जब दोबारा पैसे काटने की कोशिश देखा, जब पैसे काटने गए थे गल्ला खोला तो गले में कुछ भी नहीं था। हम लाल कपड़ा बिछा के रखते हैं, वो लाल कपड़े से ही पैसे ले गया। लगभग कितने पैसे ले गया भैया? 15 से 20 हज़ार रुपये समथिंग है। तो कितने बजे करीब की बात है भैया ये? सर 8:33 के समथिंग की बात, शाम की बात है मतलब ये। तो इसकी शिकायत पुलिस में दी आपने? बिल्कुल शिकायत दे दी सर। तो अंबेडकर भूमि बचाओ संघर्ष समिति ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई का विरोध जताया। भीमराव भूमि बचाओ संघर्ष समिति के जो लोग हैं वो यहाँ पर कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरना देकर बैठ चुके हैं। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से ये लोग धरना देकर बैठे हैं। क्या इनकी मांगे हैं, एक बार इनसे पूछेंगे। कुछ दिन पहले वैशाली नगर में जो है नगर निगम के द्वारा एक कार्रवाई की गई थी जिसमें कई सारे अतिक्रमण नगर निगम के द्वारा हटाए गए थे। उसी को मामले को लेकर आज ये लोग धरने पर बैठ चुके हैं। आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरें। अजमेर शहर के सभी दलित समाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि 25 सालों से जो दलित समाज को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन बनाने के लिए जमीन दी गई है, वो जमीन को कुछ भूमाफिया और निगम के कुछ अधिकारी और कुछ दलाल वो लोग मिलकर इस जमीन को हड़पना चाहते हैं। आज से 25 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं जमीन के लिए। हमें आश्वासित किया गया था इन्होंने कि आप लोगों के यहाँ अंबेडकर साहब का भवन बनेगा और इसके भवन बनेगा। दूसरा, दलित समाज के लोग जमीन के बाहर आज से 25 सालों से कैबिनेट लगा के अपना निवास घर का गुजारा बसारा कर रहे थे। छुट्टी के दिन आदिवासी दिवस जो दलित समाज का दिवस था, उस दिवस को नगर निगम के अधिकारी
अपनी तानाशाही रवैये से आकर पुलिस के बल पर दलित समाज के लोगों को खदेड़ा, महिलाओं के साथ मारपीट करी, इनके साथ तोड़फोड़ करा। और जिस व्यक्ति ने अपने नुकसान के लिए आवाज उठाई तो उन्होंने बंद करने की इनकी धमकी दी है। अब नगर निगम उस पर कोई ऑक्शन या भूमाफिया के साथ मिलकर उस जमीन को खुद करने में लगा हुआ है। वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम जमीन है, इन्होंने हमें भवन बनाने के लिए जमीन दी है। ये हमारे महापुरुष का अपमान कर रहे हैं। हर गली मोहल्ले में महापुरुष के नाम से भवन है, तो क्या दलित समाज को अपने महापुरुष के नाम से भवन बनाने का अधिकार नहीं है? क्या बाबा साहब का सम्मान नहीं है? संविधान निर्माता का इस देश में सम्मान नहीं है? ये जो अपमान किया है नगर निगम ने, ये पूरे देश में दलित समाज का अपमान है। अजमेर के दलित समाज का अपमान है, राजस्थान के दलित समाज का अपमान है। हमारी यही मांग है, कलेक्टर साहब से, मुख्यमंत्री जी के नाम हम ज्ञापन दे रहे हैं कि उस पर जल्द से जल्द शीघ्र दलित समाज के लिए जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से भवन है उसका निर्माण किया जाए, और जो भूमाफिया और नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी है उनको तत्काल से सस्पेंड किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, और जो दलित समाज के 15 घरों को बेघर किया जाए उनको कहीं ना कहीं जगह दी जाए। आज उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि सामने राखी का त्यौहार है, एक एक घर में 10 जनों का परिवार है, पाले तो कहाँ पाले। 2 साल से नगर निगम ने कमर तोड़ रखी है। जावे तो इंसान खा जाते हैं। सरकार के मंत्री अजमेर में आके कोई योजना का उद्घाटन करते तो वो कहते हैं अधिकारियों को कि भलाई लेनी तो ले लो, गरीबों का भला करना तो कर लो। ये तो गरीबों को उजाड़ रहे हैं। जो बाबा साहब संविधान निर्माता है उसके नाम की जमीन पे ये लोग कब्जा कर रहे हैं। आज हमारे घरों से 100 मीटर दूर भी तो महापुरुष के जगह बनी हुई है, उनके नाम से सामुदायिक भवन है। तो क्या दलित समाज की कॉलोनी में जो 80 घर परिवार करते हैं उनके लिए भवन बनने की कोई जगह नहीं है? स्वतंत्रता दिवस से पूर्व रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ द्वारा सघन चेकिंग अभियान किया गया। इसमें डॉग स्क्वाड द्वारा रेलवे स्टेशन पर रखे सामानों की भी जांच की गई। डॉग स्क्वाड के द्वारा आप देख सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, जो है छोटे छोटे बैग्स हैं या फिर वो कचरा पात्र हैं, उनको भी बहुत अच्छे से चेक किया जा रहा है। बस यही 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर ये जो है सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। कल भी जो है हमने आपको रोडवेज बस स्टैंड का एक सघन चेकिंग अभियान डॉग स्क्वाड के द्वारा दिखाया था। सर और आज एक बार फिर से यही रख लेते। फिर से आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे जो बैग हैं या फिर दान पेटियां वगैरह जो भी है उन सबको बहुत अच्छे से चेक किया जा रहा है। अगर कोई यात्री मास्क नहीं लगा रहा है तो उसको मास्क के लिए भी टोका जा रहा है। देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरें स्वामी न्यूज़ चैनल के फेसबुक पेज के माध्यम से। देखिए डॉग स्क्वाड के द्वारा जिस तरीके से चेक किया जा रहा है, CID इंटेलिजेंस के ये जवान है और यही वो डॉग है। ये 15 अगस्त के मद्देनज़र हम लोग कर रहे हैं और रैंडमली चेक कर रहे हैं। अभी 15 अगस्त के मद्देनज़र ज़्यादा सख्ती बढ़ा दी गई है। स्टाफ को बार बार सेंसिटाइज किया जा रहा है और हम लोग चेक कर रहे हैं कि कोई लावारिस सामान या संदिग्ध आदमी स्टेशन पे ना आए। लगातार ये चेकिंग अभियान ये सर जारी रहेगा, ये 15 अगस्त के बाद तक का जारी रहेगा। आज कहाँ चेकिंग हुई है? रेलवे स्टेशन आज हमने ट्रेन भी चेक की हैं, प्लेटफॉर्म चेक किए हैं, पार्सल RMS वगैरह सब चेक किए हैं और ये अभियान हमारा जारी रहेगा। डॉग स्क्वाड भी मदद दी जा रही है, डॉग स्क्वाड की भी, और चलता रहेगा ये। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्राइवेट स्टूडेंट की 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज से शुरू हुई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परीक्षा की आज से शुरुआत हुई। प्रदेश में 33 जिलों में 85 सेंटर बनाए गए। आज सुबह से ही 12वीं के अनिवार्य अंग्रेजी और 10वीं के संस्कृत की परीक्षा आयोजित की गई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से जो परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वयं पाठी और जो परिणाम सरकार द्वारा जारी किया गया है उससे असंतुष्ट विद्यार्थी, उन दोनों का जो है ये परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। और आज अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर है। 250 बच्चे इसमें पंजीकृत हैं और अधिकतर इसमें जो परीक्षार्थी हैं वे स्वयं पाठी हैं और सभी की कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए, स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का यूज़ करते हुए कोरोना गाइडलाइन की पालना के अनुसार ही यह बैठक व्यवस्था की गई है। स्वामी न्यूज़ के कार्यक्रम योगा व स्वास्थ्य में योग आचार्य हेमंत द्वारा योग व आयुर्वेद के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखने के उपाय बताए गए। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य धीरज उपाध्याय भी शामिल रहे। भी बहुत अलग अलग तरह का, जो वर्ष भर नहीं खाते थे वो भी खाया और परिश्रम का अभाव रहा क्योंकि घर में ही रहे, तो उन लोगों का जो वजन अनियमित रूप से बढ़ने लगा तो उसके कारण से उनको कई कॉम्प्लिकेशंस भी मोटापे के झेलने पड़े। बिल्कुल। और वर्तमान में भी अभी 1.5 साल में भी ये स्थिति है कि वापस अभी शरीर उस बैलेंस में, मीटर में वापस आया नहीं है। सही है। तो ऐसी कौन सी दिनचर्या का पालन करें, आहारचर्या का पालन करें जिससे कि उनका वजन अब और नहीं बढ़े
और कुछ इंटरमीडिएट फास्टिंग जैसी कुछ ऐसी तकनीक घर में ही चलाई जाए। जो लोग योगाभ्यास नहीं कर रहे हैं या बहुत थोड़ा सा कर रहे हैं वर्कआउट, तो भी उनको कैसे लाभ हो जाए। तो आयुर्वेद में कुछ आहार के सामान्य से नियम हो जो लोग घर में ही उसका पालन करके उसका लाभ उठा सकें। देखिए, जो आपने कहा कि लॉकडाउन के अंदर ऐसी स्थितियां आई कि शारीरिक श्रम की अभाव रहा, खान पान में बदलाव रहा, और स्पेसिफिक टाइम लॉकडाउन के अलावा भी यदि हम देखते हैं तो सामान्य तौर पर पिछले 10-20 सालों के अंदर जिस तरह से खान पान का जो बदलाव आया है और शारीरिक श्रम में बहुत कमी आई है, या फिर देखें तो दिनचर्या में बहुत बदलाव आया है, लोगों की ऋतुचर्या में जो कार्य करने चाहिए वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं। इनकी वजह से मोटापा भारतीय समाज में बहुत तेज़ी से बढ़ा है और इसकी वजह से दूसरी डिजीज की भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसकी वजह से घुटनों में दर्द बढ़ जाता है, बिल्कुल, कमर में आए दिन दर्द हो जाता है, बिल्कुल आलस से बहुत ज्यादा होता है। सही बात तो है। ये तो कॉम्प्लिकेशंस तो 50 से भी ज्यादा हो सकते हैं। हाँ, इसके वजह से बहुत दुष्परिणाम शरीर को भोगने पड़ते हैं और नो डाउट कि है ना, बहुत सारी तकलीफें, व्याधियाँ, रोग से व्यक्ति ग्रसित हो सकता है। कब्ज भी हो जाता है। कब्ज होगा, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी अफेक्ट होगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिससे कि अभी सारे कोरोना में अफेक्टेड हुए ही हैं, तो बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ सकती हैं। तो हमको चाहिए कि हम है ना इन चीज़ों को किस तरह से मैनेज करें। ये एक पूरी तरह से मैनेजमेंट है जिसको हम दिनचर्या के रूप में ले सकते हैं, ऋतुचर्या के रूप में ले सकते हैं। तो जो मोटापा है, इसके जो मूलभूत जो कारण है, उसके अंदर यदि देखा जाए तो आहार सबसे बड़ा कारण है कि हमारी डाइट का है ना मैनेजमेंट किस तरह का है, हम क्या चीज़ खा रहे हैं, क्या चीज़ नहीं खा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा ये है कि हमारा है ना दिन भर का जो वर्क है वो किस टाइप का है, ये शारीरिक श्रम का वर्क है या बैठे रहने का सिटिंग वर्क है, और इसके अलावा डिसिप्लिन के अंदर हमारा कुछ जैसे वॉक है, योग है या कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, वो हम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। सोने की स्थिति हमारी कैसी है, बहुत ज़्यादा हमारा कहीं सोने के टाइम में स्पेंड तो नहीं हो रहा है, और एक नियमित जो सोने का काल है 6 से 8 घंटे, उससे बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी बातें हैं। तो मूलभूत तौर पे यदि बिंदुवार देखा जाए तो आहार की बात आती है। आहार के अंदर इस तरह का जो भोजन है, जैसे बहुत ज़्यादा नॉनवेज का सेवन जो लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा एग, फिश, वसा का सेवन, घी का ज़्यादा प्रयोग, तली हुई चीज़ें, फैट वाली ज्यादा चीजें फैट खाते वाली, हैं ना, बिल्कुल। वो ज्यादा मोटापा बढ़ाती है। हाँ, क्योंकि इतनी आसानी से वो नहीं पचती हैं जब तक वो कैलोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जब तक उसको उपयोग नहीं कर पाएंगे, खर्च नहीं कर पाएंगे शारीरिक श्रम में, तो उसके वो जमा होगी, और जमा होगी तो निश्चित तौर पे मेद की धातु की वृद्धि होगी। तो एग, फिश, घी का ज़्यादा प्रयोग कर लेना, तली हुई चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करना, और इसके अलावा उड़द की दाल, चने की दाल, शेक जितने आते हैं, मैंगो शेक, बनाना शेक, ठंडी चीज़ें, दही की लस्सी, इस तरह का जो प्रयोग है, ठंडा पानी, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनका यूज़ बार बार करना, लगातार करना, उससे कहीं जठराग्नि मंद हो जाती है, और जठराग्नि मंद होने की वजह से खाना अच्छी तरह से पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं तो मेद धातु की वृद्धि होगी। दूसरा है एक्टिविटी की बात करते हैं। यदि उसी रूप में, जिस रूप में खाना खाया है, उस रूप में यदि भोजन को पचाया नहीं गया, तो वो निश्चित तौर पर आगे जा करके धीरे धीरे वसा का संचय होने लगेगा और व्यक्ति को मोटापा आएगा। तो ये तो हमारे छोटे मोटे तौर पर कारण की बात हुई। निवारण की यदि बात करेंगे तो जिन कारणों का उल्लेख किया गया है, उन्हीं कारणों को यदि हम हटा लेते हैं तो वहीं से उसकी चिकित्सा हो जाती है, वहीं से उसका छुटकारे का उपाय हो जाता है। तो मोटापे को कम करने के लिए 3 चीज़ें विशेष तौर पर हैं कि आहार की व्यवस्था अच्छे से हो, पहली बात तो ये। और सेकंड नंबर पे आता है कि आपका जो श्रम है, व्यायाम है, या आपका 24 घंटे का जो वर्क है वो प्रॉपर हो। और तीसरा है मानसिकता, कि आपकी मानसिकता, चिंता इसके अंदर ज़्यादा नहीं हो, और आपका सोना वगैरह ये बिल्कुल तयशुदा हो। तो बात आती है आहार के अंदर यदि लेते हैं तो अनाज प्रॉपर, तो अनाज में हमें कौन सी चीज़ों का चयन करना है। पहले तो मालूम ही था कि भारतीय परंपरा में मक्का, बाजरा, जौ, इनका नियमित रूप से प्रयोग किया जाता था। तो मक्का और बाजरा सर्दियों की ऋतु में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मोटा अन्न है और थोड़ा इसमें उष्णता होती है। बाजरे के अंदर मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन और प्रकृति से थोड़ा उष्ण होता है, तो सर्दी की ऋतु में इसको उपयोग किया जाता है। इसी तरह मक्का का प्रयोग भी लगभग सर्दियों में ज़्यादा किया जाता है। जौ की जो प्रकृति होती है वो ठंडी होती है। जौ खाने के अंदर रूखा अन्न कहलाता है, और गर्मी के अंदर अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है। और लेकिन अभी देखने की वाली बात है कि अभी कुछ सालों से लोग गेहूं का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो अनाज की यदि बात करते हैं और मोटापे से
जो प्रोटेक्शन है उसकी यदि बात करते हैं तो सबसे है कि मक्का, जौ, बाजरे का प्रयोग करना चाहिए। गेहूं का प्रयोग थोड़ा कम करना चाहिए। तो वर्ष भर ही गेहूं खाते रहते हैं। अभी वर्ष भर गेहूं खाने का चलन तो हुआ ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो दिक्कत आई है वो पिसा पिसाया आटा जो मार्केट में मिल रहा है, और उसकी गुणवत्ता भी कम होती है और उसको इतना बारीक पीसा जाता है। और पब्लिक की भी डिमांड रहती है कि थोड़ा बारीक आटे का चलन अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत बढ़ा है। और इसका जो नुकसान होता है वो मैं बताऊं कि जो लोग आटा लगाते हैं फिर खाना बनाते हैं, तो आटा लगाते वक्त हाथों में भी वो चिपकता है। जिस बर्तन में आटा लगाया जाता है, गूंथा जाता है, उस बर्तन में भी वो चिपकता है। तो जितनी स्टिकी हो जाता है, बिल्कुल जब स्टिकी हो जाता है और वो चिपकता है, जब हम उसकी चपाती दिखाएंगे तो जाकर के पेट में भी, आंतों में भी स्टिकी फॉर्म में चिपक जाएगा, मैदे की तरह से हो गया। मैदे की तरह हो गया। तो ये बड़ा है ना नुकसान पहुंचाता है। और जो ग्लूटेन की एलर्जी है, ये भी इसका परिणाम है क्या, कॉम्प्लिकेशन है क्या? क्योंकि गेहूं के अंदर जो फाइबर है, जब आप ये देखें कि व्यावसायिक तौर पर जो बहुत बड़ी बड़ी चक्कियां हैं और गेहूं को पीसती हैं, तो गेहूं के अंदर जो पोषक तत्व है, विटामिन ई होता है इसमें, और इसका जो फाइबर है वो जल जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी विशालकाय मोटी चक्कियां होती हैं। आपने ये अनुभव किया होगा कि जब हम गेहूं पीसते हैं या कोई सा भी हम अनाज जो को पीसते हैं तो उष्णता बहुत आती है आटे के अंदर, गर्मी बहुत पैदा होती है। लेकिन एक बहुत लंबे समय तक और बड़ी बड़ी चक्कियों द्वारा जब आटा पीसा जाता है तो इसका जो ऊपरी तत्व है, जो इसका फाइबर है, वो पूरी तरह से जल जाता है। तो उसका जो उपयोग है, जो उसका लाभ है, वो नहीं मिलता है। और अंदर जो स्टार्च है, जो इसका कार्बोहाइड्रेट है, वो मिलता है, वो जाकर के चिपकता है बुरी तरह से। तो उसकी वजह से क्या होता है, आंतों के अंदर जो उनकी क्रियाशीलता है उसमें कमी आती है, और दूसरा फर्मेंटेशन होने लगता है, और गैस्ट्राइटिस, वायु विकार, ये बहुत होने लगता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले बुलेटिन टी टाइम में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।